नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड की, जहां पर जोरदार गिरावट आ गई है शाम के कारोबार में और इस वक्त गोल्ड में 500 रुपए से ज्यादा की नरमी दिख रही है। और आपको बता दें कि इस वक्त गोल्ड का भाव आप देखिए 442 रुपए नीचे है। कुछ देर पहले ये गिरावट 500 रुपए से ज्यादा की थी और 49,950 के स्तर पर गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1890 के करीब ट्रेड हो रहा है। तो मार्केट पहले 50 के ऊपर गया, वहां फिर गिरावट आई। अब सवाल यह है कि यहां से आगे का मार्केट होगा क्या। हमारे साथ बातचीत के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ आशीष पेठे हैं, चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के, और साथ ही अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के, और प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। आशीष जी, क्या हो रहा है सर गोल्ड में ये? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। जैसे कि आप जानते हो कि गोल्ड विल रिएक्ट टू एनी पॉजिटिव और निगेटिव न्यूज, और पिछले हफ्ते भर से इट इज लाइक अ पेंडुलम। कभी गुड न्यूज आता है, कभी एक बैड न्यूज आता है जियोपॉलिटिकल रिस्क के हिसाब से। तो इसके लिए आपने देखा था $1900 के ऊपर जंप किया था जब निगेटिव न्यूज आया था। अभी थोड़ा डी एस्केलेशन हो गया है तो 1890 तक आया है। मेरे को लगता है कि 1880 से लेके 1905 के रेंज में ये घूमेगा जब तक के नेक्स्ट ट्रिगर आइदर पॉजिटिव या निगेटिव नहीं आता, तब तक ये रेंज में मैं सोने का लेवल देखता हूँ। अच्छा, ठीक है, तो ये आपकी राय गोल्ड पर। अजय जी, आप जरा बताएं इस तरह के मार्केट में कोई ट्रेड कैसे करेगा, और अगर करेगा तो आप बताइए क्या ट्रेड लेना चाहिए। नमस्कार विजय जी। डेफिनेटली वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, बट देयर आर एन नंबर ऑफ न्यूज जो मार्केट में चल रहे, चाहे हम फेड की बात करें, चाहे यूक्रेन रशिया की बात करें, तो ज्यादा करके मुझे लगता है कि पहले से ही पता है जब आप मार्केट में उतर रहे तो वॉलिटिलिटी रहेगी। और आई थिंक अगले हफ्ते भी ऐसा ही बना रहेगा, क्योंकि फेड मार्च से इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, वो भी एक फैक्टर रहेगा। जियोपॉलिटिकल टेंशन अब हम देख रहे हैं कि एक दिन पॉजिटिव न्यूज दे रहा है, दूसरे दिन नाटो बोलता है कि हम कुछ बॉर्डर पे एक्टिविटी नहीं देख पा रहे। बट इन ऑल एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये हफ्ते में मैंने पहले भी कहा था कि डबल टॉप बना है 1880 पे, और 1880 से हमने एक बड़ा फॉल भी देखा है। बट जिस वॉल्यूम के साथ कल के सेशन में हमने 1880 का लेवल ब्रीच होते हुए देखा है और 1900 के ऊपर गया है, तो आई थिंक मार्केट अब धीरे धीरे एक ब्रेकआउट दे चुका है जो 1920 की तैयारी कर रहा है। वॉलिटिलिटी बिल्कुल जैसे आपने कहा मित्र जी, ये चलता रहेगा, इसमें थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए, ऑप्शन के साथ ट्रेड कीजिए। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अब मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, ये 1920 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो डोमेस्टिक मार्केट पे 50, 550, 600 तक का लेवल दिखा सकता है। ओके, तो ये राय हो गई आपकी गोल्ड के ऊपर। और तो मतलब आप कह रहे हैं कि मार्केट में आप बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं 50,400 के टारगेट के लिए। प्रथमेश जी, आपका क्या व्यू है? अगर कोई, अच्छा लगता है हमारा संपर्क अभी प्रथमेश जी से नहीं हो पा रहा है। पेठे जी, आप जरा बताएं सर कि लॉन्ग टर्म का नजरिया कुछ बदला है क्या आपका गोल्ड के ऊपर? नहीं, मेरा अभी भी नजरिया वही है जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम ये कहा था कि मैं मॉडरेटली पॉजिटिव हूँ। ये साल में 7-8% तक का अपसाइड मैं देख रहा हूँ। जैसे पिछले 2-3 सालों में जो सब्सटेंशियल जंप हुआ था पैंडेमिक के सीजन में, तो वो होते हुए नहीं देख रहा हूँ, बट मॉडरेटली पॉजिटिव होगा ये साल, ऐसा मेरा मानना है। क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर आप इस साल में गोल्ड में? इस साल में मैं 52 से 52.5 तक जा सकता हूँ। अच्छा, इन डोमेस्टिक मार्केट। ओके ओके, ठीक है। तो एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं आशीष जी कि क्या मतलब मार्केट ने सारी नेगेटिव खबरों को डाइजेस्ट कर लिया है, या कुछ अभी दर्द बाकी है? कि मान लीजिए अचानक से फेड की तरफ से कुछ ज्यादा बढ़ोतरी हो जाए ब्याज दरों में, तब क्या कुछ शार्प करेक्शन भी देखेंगे, या मार्केट ने उसको डिस्काउंट किया हुआ है? जो अभी तक की न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड रेट हाइक है, वो मेरे हिसाब से ऑलरेडी ये प्राइस में बिल्ट इन हो गया है। अगर सब्सटेंशियली कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हाइक आता है तो ड्रॉप आ सकता है,
लेकिन हमें ये सोचना है कि जो इंडियन मार्केट में ऑपरेट करते हैं उनके लिए रुपये डॉलर एक्सचेंज एक फैक्टर होगा। तो ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल प्राइसेस में ड्रॉप इज कमेंसुरेट विद लोकल एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। तो उसका पूरा इफेक्ट इंडिया में नहीं आता है, वो बफर होके आता है जब कोई फॉल हमें इंटरनेशनल मार्केट में दिखता है। तो भले ही इंटरेस्ट रेट ज़्यादा अगर उन्होंने बढ़ा भी दिया तो भी उतना पूरा का पूरा इफेक्ट इंडिया में नहीं आएगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि पूरा का पूरा इम्पैक्ट नहीं आएगा और ऐसे में मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं होगी। आप बने रहे सर, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। प्रथमेश जी, आप जरा बताएं कि पोजिशनल ट्रेडर को अभी इस उठापटक के माहौल में क्या ट्रेड गोल्ड में लेना चाहिए? आई थिंक वोलेटिलिटी काफी है इस काउंटर में और पोजिशनल ट्रेडर्स को अगर कुछ यहाँ पे करना है तो मेरे ख्याल से सेल करना ठीक रहेगा। यहाँ पे 50,000 के आसपास गोल्ड ट्रेड हो रहा है और मैं वहाँ पे सेल करने की सलाह दूंगा। करीब यहाँ से 49,500 और 49,200 ये दो पॉसिबल भाव आपको दिख सकते हैं। उसका ओवरऑल एंट्री जो ट्रेड है उसका स्टॉप लॉस रहेगा 50,300 का। ओके, ठीक है। अच्छा अजय जी, एक बात आप बताएं कि अगर मान लीजिए आपने कहा कि अभी बाइंग का मौका है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई थोड़ा सा इसमें पोजिशनल व्यू रखे और गोल्ड में अगर ये चाहे कि हर न्यूज़ के आधार पर ट्रेड किया जाए, कि न्यूज़ तो बार बार बदल भी रहे हैं, उनके लिए कोई स्मार्ट फार्मूला है क्या ट्रेडिंग का गोल्ड में, बेशक ऑप्शन में हो? देखिए, बिल्कुल मैं ऑप्शन पे ही बता रहा था, क्योंकि देखिए ऑप्शन का एक ब्यूटी ये है कि ऑप्शन में तेजी है तब भी स्ट्रेटजी है, मंदी है तब भी तेजी स्ट्रेटजी है, वॉलेटाइल मार्केट है तब भी स्ट्रेटजी है, रेंज बाउंड मार्केट है तब भी स्ट्रेटजी है। तो आई थिंक जैसे फॉर एग्जांपल आज का ही हम बोलते हैं कि मंडे हमें नहीं पता कि मार्केट में क्या होने वाला है, बट व्यू मेरा तेजी का है। और मुझे लगता है कि अगर 50-200 के ऊपर या 50-300 के ऊपर मार्केट निकलता है, मतलब कोई ना कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन रहेगा, वही प्राइसेस को 51 तक ले जा सकता है। तो व्हाट आई कैन डू, ऑप्शन के अंदर मैं कॉल बैक स्प्रेड बना सकता हूं, जिसके अंदर मैं आईटीएम मतलब जो मेरा करंट प्राइस है उसके नीचे के स्ट्राइक वाला, लेट से अभी करंट प्राइस चल रहा है 50,000, तो 50,000 का या 49,800 का मैं एक कॉल बेचूंगा और दो कॉल 50,200 के ऊपर का ले लूंगा। उससे होगा क्या, प्रीमियम मुझे मिलेगा और दो प्रीमियम छोटे प्रीमियम पे कराऊं, मतलब टेक्निकलिटी में। और जैसे ही 50,200 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो एक बड़ा प्रॉफिट मेरे जेब में आ सकता है। तो कोई भी इवेंट अगर आगे होने वाला है, उसकी अनसर्टेनिटी भी है, तो हम लोग ऑप्शन में बना सकते हैं। एक और एक उदाहरण दूंगा, 50,000 का भाव है, मुझे नहीं पता आगे जाके फॉर एग्जाम्पल मार्केट में रशिया यूक्रेन का जो कंसर्न है उससे तेजी होने वाली है या मंदी होने वाली है। मैंने क्या किया, एक कॉल और एक पुट दोनों 50,000 में ले लिया। अब सोमवार को या तो ये सॉल्यूशन निकल जाएगा यूक्रेन वाला, या तो और ज्यादा बिगड़ जाएगा। इन एनी पोजीशन, या तो मार्केट नीचे जाएगा तब भी मैं प्रॉफिटेबल में रहूंगा, ऊपर जाएगा तब भी मैं प्रॉफिटेबल में रहूंगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन के जरिए आप कोई भी इवेंट, कोई भी न्यूज है, उसमें आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क के साथ आप प्रॉफिटेबिलिटी बना के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये लब्बो लुबाब है गोल्ड मार्केट का। अच्छा आशीष जी, चांदी का मार्केट कैसा रहेगा सर? चांदी में भी उठापटक तो हो रही है और लेकिन आज और पिछले 1-2 दिनों में अगर हम देखें तो गोल्ड से कम वोलेटाइल रहा है चांदी का मार्केट। ये क्या सिग्नल है सर सिल्वर का? जनरली आप देखते हैं तो सिल्वर का प्राइस मूवमेंट और गोल्ड का प्राइस मूवमेंट लगभग पैरेलल ही होता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि जो पैरेलल मूवमेंट का जो रेशियो है वो कम है, वोलेटिलिटी चांदी में कम आ रहा है। और आगे चल के समझो अगर सोने में भी गिरावट आती है तो वो चांदी में पूरा का पूरा नहीं होगा, चांदी में गिरावट थोड़ी कम आएगी, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि चांदी में गिरावट कम आएगी, इसके पीछे वजह क्या रहेगी सर? जो स्टैंडर्ड हमारे जो सोने में ज्यादा करके कंजम्पशन के लिए होता है, लेकिन ये सिल्वर इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होता है, और आगे चल के भी सबका चांदी में ज्यादा पॉजिटिव है। तो ज्यादा नीचे अगर चांदी आता है तो उसको सपोर्ट या बाइंग से उसको सपोर्ट मिलता है, इससे वो गिरावट कम आएगी। अच्छा, एक बात और आशीष जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये हो सकता है कि आप कहें कि ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि जब हम लोग मार्केट को ट्रैक करते हैं तो हमें जिस खबर का इम्पैक्ट मार्केट पे हो रहा है उस खबर को भी हम लोग ट्रैक कर रहे होते हैं।
तो अभी रूस यूक्रेन का जो पूरा मामला है, मार्केट में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, वो ट्रैक करते हैं क्या हो रहा है, रूस ने क्या कहा, यूक्रेन ने क्या कहा, नाटो ने क्या कहा, अमेरिका ने क्या कहा। तो आपकी भी नज़र है इस तरह के डेवलपमेंट पे। आपको क्या लगता है क्या सोल्यूशन होगा इसका, और फिर जो होगा उसका फिर क्या इम्पैक्ट होगा? मेरा पर्सनल, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस, ये मेरा पर्सनल मामला है। मेरा जो ओपिनियन है कि ये एस्केलेट ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज कोई भी आज की तारीख में दुनिया में एस्केलेशन करके वॉर करना नहीं चाहता है। तो ये मेरे हिसाब से जो पोस्चरिंग है, जिसमें मैक्सिमम मेरे ख्याल के दोनों पार्टियां एमिकेबल सोल्यूशन निकालेंगी, लेकिन तब तक एवरीवन विल बी ऑन द टेंटर, ये मेरा मानना है। हाँ, तो मतलब सर अगर आपका ये मानना है, और ये बहुत लोगों का मानना है जो आप कह रहे हैं, तो मतलब ये कि इस खबर के दम पर गोल्ड में और कोई बड़ी तेजी नहीं आ रही है सर, राइट? हाँ, ये 1805 1810 तक ये तेजी आ सकते हैं। और भगवान ना करे अगर एक्चुअली वॉर हो जाता है तब तो एनीथिंग कैन हैपन। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका, और प्रथमेश जी आपका हमारे साथ आशीष जी आपका खास करके जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि गोल्ड और सिल्वर का मार्केट आगे कैसे बिहेव करेगा। बहुत शुक्रिया सर। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं क्रूड की। प्रथमेश जी, क्रूड का मार्केट कैसा लग रहा है आपको? क्रूड का मार्केट भी बहुत वोलेटाइल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, और अब तो नई खबर आ गई अमेरिका और ईरान की डील वाली, उसमें संभावना बन रही है कुछ, और अगर ये होगा तो ईरान से कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ेगी और क्रूड का मार्केट उसका इम्पैक्ट भी दिखा रहा है। क्या करना चाहिए कच्चे तेल में? आई थिंक आई विल गो विद द फ्लो। ऑलरेडी 2 से 2.5% इस पर्टिकुलर काउंटर में गिरावट है, और मेरे ख्याल से गिरावट जारी भी रहेगी, और मैं यहाँ पे क्रूड को सेल करना चाहूंगा 6630 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 6710 और टारगेट रहेंगे 6470। मार्च कॉन्ट्रैक्ट की बात है। ठीक है, तो ये राय आपकी है कच्चे तेल पर। अजय जी आप बताएं सर, आपके हिसाब से आज के लिए कोई ट्रेड लेना चाहे कच्चे तेल में एग्जैक्टली इसी भाव पर, तो क्या करना चाहिए? मुझे भी लगता है कि क्रूड में अगर हम मार्च वायदे की बात करें वो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो मार्च वायदे में थोड़ा बहुत पुल बैक दिखा सकता है। 6650 के करीब बेच के चलिए, 6500 का टारगेट रहेगा। ओवरऑल अगले हफ्ते में और गिरावट बढ़ेगी, जिस दिन से यूएस से, ईरान से, सभी जगह से सप्लाई बढ़ रही है। अगर रशिया और यूक्रेन का कंसर्न और ज्यादा नहीं बढ़ता तो मुझे लगता है सप्लाई मार्च मंथ से काफी ज्यादा बढ़नी है, ओपेक नेशन से भी। तो ओवरऑल मुझे लगता है काउंटर में काफी वीकनेस देखने मिल जाएगी। ठीक है, तो आप भी कह रहे हैं कि कच्चे तेल में गिरावट अभी थोड़ी बढ़ सकती है, और बहुत सारे एक्सपर्ट का ये मानना है कि क्रूड की ये तेज़ी बहुत ज़्यादा पैनिक वाली तेज़ी थी, और आगे कुछ दाम कम होंगे। और आप भी यही बात कह रहे हैं। आज भी मार्केट देखिए आप करीब 1.5% नीचे है इस वक्त, तो 6500 के टारगेट के लिए 6650 के भाव पर बिकवाली की राय अजय जी ने दी है कच्चे तेल में। इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। नेचुरल गैस का भाव प्रथमेश जी अभी क्या लग रहा है आपको? बहुत एक्शन हमने यहाँ पर भी देखा, और रूस यूक्रेन वजह रही नेचुरल गैस में भी तेजी की। अब क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल से ये काउंटर लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में काफी वोलेटाइल रहा है, और करेक्शन भी हुआ है इस काउंटर में। ये करेक्शन जारी रहने की उम्मीद कर सकते हैं 320 तक के लिए। मैं इस काउंटर में सेल करने की सलाह दूंगा। शाम के सेशन में अगर आपको 334 के आसपास एक काउंटर मिलता है तो वहां पे सेल करने की सलाह रहेगी। 341 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 320 के लिए रहेंगे। ओके, चलिए अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। नीरज जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस वक्त। पूछिए नीरज जी। सर, करंट रेट पे गोल्ड में क्या करना चाहिए, सेल या बाय? करंट रेट पर गोल्ड में सेल या बाय? ओके, बताइए अजय जी। मुझे लगता है कि गोल्ड में जो करेक्शन आया था मॉर्निंग सेशन में मिल चुका है। 49,850 पे या करंट मार्केट से ले सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहेगा 49,600 का, क्योंकि वॉलिडिटी है। अपसाइड में मुझे लगता है 50,400 का लेवल फिर से दिखा देगा। यूएस, रशिया, यूक्रेन, इनकी न्यूज पे आप ध्यान रख के ट्रेड कीजिए, बट बाय करके चलिए गोल्ड। ठीक है, कैलाश चंद्र मोदी इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर, ओवरऑल बेस मेटल में क्या पोजीशन रहेगी, ये यूक्रेन वाला क्राइसिस चल रहा है, इसको देखते हुए? ओवरऑल मेटल का मार्केट आप जानना चाहते हैं क्या रहेगा? बताइए प्रथमेश जी, मेटल मार्केट का क्या लगता है अभी आपको आउटलुक? मेरे ख्याल से जो भी रिस्क प्रीमियम आना था वो आ गया है। अगर मैं मेटल्स में एक मेटल पिक करूंगा तो कॉपर रहेगा। 766 पे सेल करने की सलाह होगी। 769 का स्टॉप रहेगा और टारगेट 760 के लिए रहेंगे।
निकल में थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा है, बट सारे मेटल्स में पॉसिबली अभी आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में नीचे का जो रुख है वो करेक्शन के तौर पर देखने को मिल सकता है बेस मेटल। ठीक है, प्रमोद कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जोधपुर से। पूछिए प्रमोद जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर अपने ये मसाला में क्या चल रहा है अभी, कोई जीरा में, और कितनी तेजी रहेगी के हिसाब से जानना चाहता हूँ कि अपने फरवरी का वीकेंड क्या रहेगा, मंडे से जो चालू होगा तो उसमें क्या कैसा रहेगा। 22,100 के ऊपर जीरा वायदा जा चुका है। एक तरफा तेजी लगातार जीरे में दिख रही है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फंडामेंटल मजबूत बताए जा रहे हैं क्योंकि सप्लाई कम है, उत्पादन कम हुआ है और उसका सीधा इम्पैक्ट आप देख पा रहे हैं प्राइस पे। गल्फ फूड अभी आज हमने सुबह बात की फिश के फाउंडर चेयरमैन से, और वो कह रहे थे कि गल्फ फूड में भी इसी तरह के सिग्नल मिल रहे थे। तो बताइए अजय जी, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था कि स्पाइस ईयर है, मार्केट में स्पाइसेस में तेजी रहेगी, खास करके जीरे धनिये में, जहां पे हम 25,000 तक का लेवल जीरे में और 18,000 तक धनिये में देख रहे हैं। बट मैं इससे पहले भी आपको अलर्ट दिया था कि जिस ढंग से गल्फ फूड में जो डिमांड की बातें हो रही है उतना ज्यादा दिखाई नहीं देगा। दैट विल बी टू अर्ली टू से राइट नाउ, बट करंट लेवल से मुझे लगता है इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से आप ट्रेड कीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। बट कोई बड़ा पोजीशन एज ऑफ नाउ मत बनाइए। मार्केट इज ड्यू फॉर अ बिगर करेक्शन डिमांड को लेकर, या नया मंथ जो नया सप्लाई है वो अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा। तो आई वुड प्रीफर कि इंट्राडे में आप भले जब तक 21,500 का लेवल ब्रीच नहीं करता आप बाय कीजिए, 22,200 22,500 तक निकल जाइए। बट कोई भी हाथ में बड़ा पोजीशन मत लेके चलिए, बिकॉज जो एक्सपोर्ट कंसर्न है वो अभी भी आगे बना हुआ रह सकता है और नई फसल भी मार्च से स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं करेक्शन देख रहा हूँ। हाँ, जून तक की बात करें तो 25,000 प्लस जीरा, 18,000 प्लस धनिया आपको देखने मिल जाएगी। ठीक है, राकेश हैं दिल्ली से। पूछिए राकेश जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर पहले तो मैं आपके लिए बहुत बहुत बधाई बोलूंगा। आप सारे क्वेश्चन अपने आप मतलब करके एक्सपर्टों से आप सारे जवाब ले लेते, बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं आप, कस्टमर को सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर मुझे और दूसरी बात ये पूछनी है सर, जिस हिसाब से गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं, यूक्रेन और रूस की जो बातें चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या बात है सिल्वर के प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं सर? ऐसा क्या कारण है जो सिल्वर वहीं रुकी हुई है और गोल्ड के आज 50,000 के अराउंड चल रहा है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और इनफैक्ट अभी आप जब ये सवाल आप पूछ रहे हैं तो कुछ देर पहले मैंने ये सवाल आशीष पेटे जी से पूछा भी था, लेकिन आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। बताइए प्रथमेश जी, क्या जवाब है इसका कि यूक्रेन रूस की खबर पे गोल्ड का मार्केट तो ठीक ठाक रिएक्शन दिखा रहा है, लेकिन चांदी उस रफ्तार में रिएक्शन नहीं दिखा रहा है? क्या वजह है इसकी? आई थिंक क्लियरली उन्होंने भी पॉइंट आउट किया था कि चांदी इन्वेस्टमेंट कमोडिटी के अलावा इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है, तो इंडस्ट्रियल कमोडिटी का रिएक्शन और इन्वेस्टमेंट कमोडिटी का रिएक्शन में फर्क हो रहा है। पर प्लस जियोपॉलिटिकल रिस्क के अलावा चांदी को प्राइस वॉलेटिलिटी क्रिएट करने के लिए बहुत सारे अलग फैक्टर्स हैं, जिसमें से मेरे ख्याल से इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफी बड़ा मायने रखता है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल रशिया और यूक्रेन का सिचुएशन, नोबडी वुड वांट अ वॉर, तो कैसे न कैसे करके ये सिचुएशन ईज होने की पॉसिबिलिटी पर है। बट यस, जिस तरफ से मूवमेंट दिखाई दे रही है सिल्वर में, मेरे ख्याल से उतनी वॉलेटिलिटी नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर इनको कुछ करना है यहाँ पे सिल्वर में, तो मैं फ्लो के हिसाब से सजेस्ट करूंगा यहाँ पे सिल्वर में सेल की सलाह रहेगी 62,000 तक के नीचे के टारगेट्स के लिए। इसका ये आपका जवाब। अच्छा अजय जी, इस पर आपका क्या जवाब है कि चांदी की चमक उतनी क्यों नहीं बढ़ी जितना गोल्ड चमका? मिथुन जी, मुझे लगता है कि कभी भी अगर ये चीज देखनी है उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो। गोल्ड सिल्वर रेशियो में जब भी गेन्स आता है, इसका मतलब है जियोपॉलिटिकल टेंशन या ऐसा कुछ सेफ हेवन बाइंग है जो गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। इस वक्त गोल्ड सिल्वर रेशियो 79.65 के करीब ट्रेड कर रहा है और दर्शाता है कि अभी भी मार्केट में जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, जिसकी वजह से गोल्ड में तेजी है। चांदी बेस मेटल को भी ट्रैक करती है और आप देख सकते हैं पिछले एक हफ्ता 10 दिन से बेस मेटल एक रेंज में है। तो आई थिंक मार्केट वेट कर रहा है, क्योंकि पहले भी हमने गोल्ड सिल्वर रेशियो 80, 50, 81 तक का लेवल देखा है, बट वहां से वापस नीचे की तरफ मूव करता है। तो जब भी कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन अराइज होगा तो वो गोल्ड को ज्यादा फेवर करेगा। इस वक्त अब 7 दिन की बात करें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो 72 से बढ़कर 79.65 है, जो दर्शाता है कि खाली जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से गोल्ड को ये अपर हैंड मिला हुआ है। और जैसे ये 80 के करीब जाकर वापस रिवर्ट करता है तो आप देखेंगे चांदी में वॉल्टिलिटी भी बढ़ेगी और एक बड़ा मूव अपसाइड आएगा जो वापस 65 साढ़े 65 का लेवल दिखा देगा। तो आई थिंक थोड़ा सा बेस मेटल डाइजी है एज ऑफ नाउ ग्रोथ को लेकर, बट कहीं ना कहीं जो स्टिमुलस दिया जा रहा है और इकोनॉमी को वापस पटरी पे लाने की कोशिश करी, उसमें अगले 8-9 महीने की बात करें तो चांदी
सोने से ज्यादा अच्छे रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर आशीष हैं आप हमारे साथ। पूछिए आशीष जी। सर सोया तेल पर आगे क्या पोजीशन रहेगा सर? आगे क्या सोया तेल पर तेजी रहेगी? अच्छा, सोया तेल तो अभी फ्यूचर में आप फिजिकल के लिए पूछ रहे हैं? फिजिकल के लिए सर। अच्छा ठीक है, बताइए अजय जी, फिजिकल मार्केट में क्या सोया तेल के दाम अभी बढ़ने वाले हैं? देखिए, सोयाबीन सामने मस्टर्ड के क्रॉप के चलते ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स हम डोमेस्टिक पे नहीं देख पा रहे हैं, बट इंटरनेशनल में अभी भी आप देखेंगे तो क्रूड की तेजी की वजह से पाम ऑयल पे तेजी बनी हुई है, जो कहीं ना कहीं सोयाबीन और सोया तेल दोनों को सपोर्ट करते हुए जा रही है। तो मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में जाके सप्लाई साइड इंप्रूवमेंट आएगा। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है सोयाबीन और सोया तेल दोनों में ही तेजी का रुख रहेगा। जहां पे हम सोया तेल की अगर बात करें तो आई थिंक वापस ये 1100-1150 के ऊपर का लेवल दिखा सकता है जल्द, और सोयाबीन पे मुझे लगता है कि 7500 तो इमीडिएट में, बट अगर अगले 6-8 महीने की बात करें तो मुझे लगता है 8000 का लेवल सोयाबीन में फिर से देखते हुए दिखेगी, क्योंकि एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स अभी भी टाइट है क्रूड की वजह से, जो एडिबल ऑयल की डिमांड बनी हुई है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ शिव कुमार है। पूछिए शिव कुमार जी। जी सर नमस्ते। नमस्कार, पूछिए सर क्रूड ऑयल में सर जानकारी थोड़ा चाहते हैं। 17 मार्च का हमने सीई लिया था, तो ये 7300 का 2 लाख लिया था, ये 160 में लिया था, प्रेजेंट टाइम 130 हो गया है, 135। तो क्या इसको होल्ड किया जा सकता है कि बेच देना ही ज्यादा सही? इसमें क्या करना चाहिए अजय जी? देखिए, ऑप्शन में इन्होंने कॉल लिया है, मैं इनका रेट नहीं सुन पाया, 7000 का आई थिंक इन्होंने बताया है। तो 7000 का जो कॉल लिया है आई थिंक अगर वही है तो 209 के आसपास भाव चल रहा है। जिस ढंग से मार्केट में गिरावट का रुख बन रहा है तो आई थिंक इनको लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए, बिकॉज वॉलिडिटी तो बनी है, पर नेक्स्ट वीक से हम समझते हैं कि ईरान से सप्लाई, यूएस से भी अपडेट जो आया, यूएस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है 6500 तक जाने की पूरी कोशिश करेगा क्रूड ऑयल, तो बेटर इनको लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। 300 का पे लिया था अजय जी, थोड़ा करेक्शन है। हाँ, 7300 का अगर हम देखें तो इस वक्त 135 का भाव चल रहा है, तो बेटर है लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। मेरा व्यू मंदी का है 6500 तक का। इनफैक्ट अगर ये व्यू मंदी का मैच करते हैं मेरे व्यू से, तो इनको एक पुट लेना चाहिए। 320 का ज्यादा कॉस्ट लग रहा है, तो आप बैड स्प्रेड मार सकते हैं, जहां पे करंट मार्केट का एक पुट 6700 का एक पुट बाय कर लीजिए और 6500 का एक पुट बेच दीजिए, तो आपका मिनिमम कॉस्ट में, मतलब 100 रुपए में आप अपनी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, भगवंत जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस वक्त। पूछिए भगवंत जी। भगवंत जी, आपको आवाज आ रही है? आ रही है। पूछिए 75 का कब तक होगा सोयाबीन? 7500 का भाव सोयाबीन में कब तक दिखेगा? बताइए अजय जी, ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने 10,000 का भाव देख लिया है ना, तो अब 7500 का भाव बार बार ही पूछा जा रहा है कि कब दोबारा वायदा आने के बाद? देखो वायदा से देखिए भाव बढ़ता है, ये एक भ्रम है। क्योंकि हमने देखा जब डोमेस्टिक मार्केट में वायदा बैन कर दिया गया था, तब इंटरनेशनल में 1280 के आसपास का भाव चल रहा था, जो इस वक्त हम देख रहे हैं 1580 पहुंच चुका है, जो क्लियरिटी दिखाता है कि डिमांड सप्लाई की वजह से ये तेजी आई है। आई थिंक अभी भी शॉर्टेजेस बना हुआ है ग्लोबल मार्केट में। मुझे लगता है मई जून में जाके थोड़ा सा शॉर्टेजेस कम होगा, सप्लाई डिस्टर्बेंस ओपन होगा, बट आई थिंक 7500 का लेवल अगर जो ये बात कर रहे हैं, मुझे लगता है अभी मस्टर्ड की क्रॉप की वजह से थोड़ा सा दबाव इंडियन मार्केट में दिख रहा है, बट आई थिंक अप्रैल मिड और अप्रैल एंड तक मुझे लगता है 7400-500 का लेवल सोयाबीन में, और 8000 का लेवल मुझे लगता है कि बियॉन्ड जून अगर हम पहुंचते हैं तो वहां पे 700-800 से 8000 तक का लेवल हम सोयाबीन में देख पाएंगे। ठीक है, रूपराम है हमारे साथ राजस्थान से। पूछिए रूपराम जी। नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। गुड इवनिंग। कॉटन पे सवाल है सर, इसकी डिमांड कैसी और आगे चल के ये भाव कैसे रहेंगे, और अप होंगे या डाउन होंगे? कॉटन बताइए अजय जी। कॉटन के दाम तो बहुत बढ़ गए हैं, अब आगे क्या होगा? कॉटन में अभी भी फंडामेंटल काफी मजबूत है, बट डेफिनेटली प्राइजेस के अंदर जिस ढंग से रैली आई, अब मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन में जाएगा। जिस ढंग से आपने बिल्कुल चैनल पे पूछा भी था पिछले महीने कि इंटरनेशनल में भाव ज्यादा नहीं बढ़े थे, एमसीएक्स में ज्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से डिस्पैरिटी थी। अब वो डिस्पैरिटी कहीं ना कहीं सेफ होते हुए दिखेगी, क्योंकि इंटरनेशनल में 120 सेंट के ऊपर भाव निकल चुके हैं। तो आई थिंक कंसोलिडेशन रहेगा, बट मंदी के कोई सिनेरियो दिखाई नहीं दे रहे। टेक्निकल पुल 35,500 से दिखा दे, बट
मुझे लगता है 40,000 का लेवल इस बार हम देख पाएंगे। बट टाइमिंग अगले 15-20 दिन महीने भर की बात करें तो मार्केट एक कंसोलिडेशन में रहेगा, जो नीचे में 35,500 ऊपर में चली जाए, ये दायरे में रहेगा। बहुत शुक्रिया अजय जी आपका और प्रसन्नेश जी आपका।